पूछिए। सर मैं बोल रहा था सर, मतलब बॉम्बे में मतलब आईआईटी में सर का मतलब एडमिशन फीस स्ट्रक्चर में देख रहा था, तो वेरी कर रहा था कि मतलब कुछ ईयर पर वेरी कर रहा है, तो हाँ, बढ़ते ना मतलब फीस। हमारे टाइम बहुत कम था, मैं 2019 से 21 में आईटी बॉम्बे में था, 19 to 21। तो उस समय मुझे 40,000 रुपये एक सेमेस्टर के लगते थे। रहना खाना होना मुझे लगता है जैसे 20,000 21,000 खाने के लगते थे उस समय। और 20,000 एजुकेशन फीस था उनका, सब मिला के तो 20,000 था। तो 40,000 रुपये के अराउंड जाते थे हर सेमेस्टर। खाना पीना रहना सब कुछ, मतलब कॉलेज फीस भी उसी में, ट्यूशन फीस वही, मतलब है ना, खाने पीने का भी रहने का भी। ये था। अभी मेरे बाद कोविड के टाइम पे बढ़ा था, प्रोटेस्ट भी हुआ था उस समय। तो आई थिंक फीस बढ़ा दिया था उन्होंने, कहा अभी कितना दिखा रहा है। अभी अराउंड 70। तो हो गया होगा फिर। अभी जो करंट बच्चे, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, तुम उससे बात करो, बता देंगे कितना है ना। बहुत सारे करंट स्टूडेंट वहाँ पे हैं, तो वो और बता देंगे सर कितना वो मतलब पे कर रहे हैं। हम्म। हाँ, और सर मतलब आपका स्कॉलरशिप क्या क्या रहता है? मतलब मेरा ओबीसी है स्कॉलरशिप, तो। एक तो एमसीएम स्कॉलरशिप मिलती है उसमें, जो मुझे ही मिला था उसमें, उस समय वो लोग 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे थे आई थिंक, इसके अराउंड। तो वो देते थे। एमसीएम हो गया। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए, जैसे जो हमारे साथ एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे थे, तो उनके लिए खाना फ्री है। मतलब जो 20,000 रुपये लगता है वो बिल्कुल नहीं लगता है। उनका ट्यूशन फीस भी, जो 20,000 में बता रहा था देता था, उसमें भी कुछ ट्यूशन फीस है जो माफ़ है, आई थिंक 5-6 हज़ार का अराउंड माफ़ रहता था उनको। पूरे सेमेस्टर का 10-12 हज़ार का खर्चा या 15,000 का खर्चा आता था हमारे टाइम पे। मतलब हम, जब हम 40,000 रुपये दे रहे थे तब वो 15,000 रुपये दे रहे थे, जो एससी कैंडिडेट थे उनके लिए अलग से स्कीम है वहाँ पे। तो एक तो वो रहता है, बाकी अलग से कोई स्कॉलरशिप एमसीएम है जो सबके लिए आई थिंक है। तो मैं, चूंकि मैं ओबीसी का था तो। तो सर ओबीसी के लिए मतलब कुछ रहता है क्या? हाँ, एक तो वही एमसीएम मिलेगा तुम्हें, एक तो ये है। अलग से कोई स्कॉलरशिप हो सकती है जिसका मुझे शायद जानकारी नहीं है, हो सकता है। तो यही है, बाकी अलग से कोई वैसा कुछ मिलता नहीं है। बाकी ये लोन की वहाँ सुविधा, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बैंक में जाना है बस। तुम डे 1 में जब जाओगे कैंपस में, तो बैंक, वहाँ खुद बैंक, मतलब रास्ते पे ही वो लोग अपना स्टॉल लगा कर बैठे रहते कि तुम लोन लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर क्या होता है, अगर तुम लोन के लिए प्रोसेस कर लोगे तो तुम्हारा एजुकेशन फीस और सब फीस वो बैंक भरती रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मतलब ऑटोमेटिकली बैंक आपकी फ़ीस भरती रहेगी। और फिर वो जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, शायद 10 साल या 5 साल का टाइम देते हैं, उसके बाद आप चुका सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। अच्छा सर, और सर हाँ, और पूछना था सर, अगर मेरा मतलब बाद में अगर मेरा टारगेट ऐसा रहा कि अगर मतलब प्लेसमेंट में उतना इंटरेस्ट नहीं है पर आईएसएस लेना है, तो कौन सा मतलब बेस्ट रहेगा सर? मतलब कानपुर रहेगा या फिर बॉम्बे में, कौन सा बेस्ट रहेगा? अब इसके लिए देखो, मैं कानपुर से भी लोगों को जानता हूँ जो आईएएस किए हैं। बॉम्बे से भी लोगों को जानता हूँ, जैसे बॉम्बे से अभी योगेश, अभी सेशन किया था मैंने कुछ टाइम पहले, योगेश हमारे सीनियर थे, योगेश बिजला। वो आईएएस हैं ऑलरेडी। वो उनका प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर में, 16 लाख अराउंड था उस टाइम। तो वो एक्सेंचर में 1 साल जॉब किया, फिर छोड़ के वो आईएएस तैयारी करने लगे। तो वो है। उससे उनके ही क्लासमेट थे सुजीत प्रधान, जो मेरे मेरे सीनियर ये दोनों थे। तो वहाँ पे तो उन्होंने प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, वो तो सीधा उनका आईएएस पर टारगेट था। तो एमएससी कंप्लीट हुआ, 1 साल बैठ कर तैयारी की है, एंड देन नेक्स्ट ईयर वो आईएएस हो गया। तो ये थे। कानपुर के भी कई लोगों को जानता हूँ जो बने हैं। तो वैसा मुझे लगता नहीं कुछ, क्योंकि कोर्स करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है। मतलब तुम अगर उठा के तुम दोनों का सिलेबस दो सिस्टम में खोल के कंपेयर कर लो या प्रिंट कर लो दोनों का, तुम दोनों का सिलेबस उठा लो एमएससी का, तुम देखोगे तो कोर्सेज करिकुलम सेम है। एक दो कोर्सेज हैं जो अलग से, कानपुर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते हैं वो लोग एमएससी में, यहाँ नहीं है बॉम्बे में। ऐसा है। फिर यहाँ पे इनका चूंकि अप्लाइड है, तो मतलब मशीन लर्निंग और इससे कोर्सेज कुछ वैसा है। बट तुम देखोगे तो 90% ज़्यादा कोर्सेज कॉमन है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तुम कोर्स करिकुलम उठाओ, आईएसएस का सिलेबस उठा लो, देखो किसके साथ मैच कर रहा है, उसके और नहीं कर सकते हो। बाकी करना तो खुद ही है। इंस्टीट्यूट तो आईएसएस नहीं करवाएगी, करना हमें खुद ही है। चाहे हम बॉम्बे से पढ़े, कानपुर से पढ़े, और कहीं से नहीं भी पढ़े, तब भी लोग आईएसएस निकाले हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूट से नहीं है तब भी बहुत लोग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से या लखनऊ से, वो भी निकाले हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी जाओ। मुझे लगता है बॉम्बे का प्लेसमेंट बेटर है दैन कानपुर, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद हाँ, बॉम्बे में था मतलब ये इसीलिए। भी एक था कि मतलब मैं अगर पहले बार में नहीं लगा तो ऐसे हो सकता है कि मैं प्लेसमेंट करते करते प्रिपरेशन ले लूँ। हाँ, दोनों ऑप्शन है उसमें, कोई कहीं देखो, कई बार बच्चों को फाइनेंशियल नीड होती है, तो पहले तुम जॉब ले लो, 1-2 साल जॉब करो, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आती है। फिर थोड़े एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो बाद में वापस भी तुम जा सकते हो उस फील्ड में, अगर तुमने काम कुछ टाइम किया है। तो ये एक बैकअप रहता है जॉब का, फिर तुम तैयारी करो, है ना। ये है। और शुरू में क्या होता है, तुमने एमएससी किया और सब तैयारी करने लगा, 2-3 साल तक नहीं हुआ,
तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो फाइनेंशियल बर्डन रहता ही है, फिर एज भी निकल रहा है, फिर तुम जॉब के लिए ट्राई करोगे तब भी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, प्लेसमेंट के थ्रू इजीली जॉब मिल जाता है, बाहर से ढूंढना चैलेंजिंग है। मतलब तुम एमएससी करके निकले फिर बाहर जॉब ढूंढोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। सो इस तरह से है। सो मतलब शुरू में जाओ पहले, अगर तुम्हें फाइनेंशियल मतलब अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने खर्चे पे तैयारी करनी है आईएएस की, तो इट्स फाइन कि तुम प्लेसमेंट लो आईआईटी किसी में, कानपुर बॉम्बे से भी प्लेसमेंट लो, साथ में तैयारी करो, दोनों पैरेलल किया जा सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो पैरेलल ही किए हैं कि तुम जॉब तुम्हारा 9 to 5 होता है, तुम शाम को बैठ के थोड़ा, मैं कर रहा हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, 6 से 12 यहाँ खड़ा हूँ, मुझे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सो तो तुम भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 to 5 जॉब करो, शाम को 6 से 12 बैठ के अपना तैयारी करो आईएएस या जो भी एग्जाम की तैयारी करना हो कर सकते हैं, किए हैं लोग बहुत। सो वैसा है, उसमें कोई मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ शाम को 6 से 12 अराउंड, क्योंकि सबके अपने नीड्स है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको देखना पड़ेगा आपके क्या चैलेंजेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, ठीक है ना। बट इनिशियली ये है कि बहुत लोग ऐसे पहले थोड़ा वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फाइनेंशियली थोड़े वो मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं, देन वो तैयारी शुरू करते हैं, वैसा भी होता है। कुछ डायरेक्ट तैयारी करते हैं तब भी हो जाता है, तो तुम्हें अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम करना होगा, ठीक है। सर हाँ सर, और एक बार सर बता दीजिए मतलब प्लेसमेंट क्या कैसा रहता है? मतलब बॉम्बे का तो कई बार दिखा रहा है कि जो 10 का अराउंड रहता है, मतलब हम्म जो एवरेज होता है, और कानपुर में दिखा रहा है 17 का अराउंड होता है, तो मतलब वो मतलब बहुत सारे जगह में वेरी कर रहा है। तो उसकी वजह ये होगा कानपुर में, तो उसकी वजह ये है कि तुम एक तो तुम कानपुर के बच्चों का नंबर ले लो, मुझसे बात करो, बॉम्बे वाला का नंबर ले लो, उससे बात करो, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या है। कानपुर में शायद कम बच्चों का प्लेसमेंट होता है, और जिनका होता है शायद हाई होता होगा, इसलिए उनका एवरेज ज़्यादा है। बॉम्बे में ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए उनका एवरेज कम है। जैसे हमारे टाइम पे भी कुछ का 7 लाख का भी हुआ था, 8 का भी हुआ था, 9 का, 10 का। हाईएस्ट जो था वो 26 लाख का था। वेल्स फार्गो में हमारे नेत्रा और विनय थे, नेत्रा के साथ मैंने सेशन भी किया था। तो भी वो छोड़ के बाद में वेल्स फार्गो 26 लाख का छोड़ के वापस यूएस से अभी फ्लोरिडा से पीएचडी कर रही है। फ्लोरिडा या सॉरी साउथ फ्लोरिडा शायद, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी था ना, या एरिजोना, आई डोंट नो, भूल गया मतलब। तो वो पीएचडी कर रही है यूएस से अभी। तो वैसा है, तो हमारे टाइम पे अराउंड 7 साढ़े 7 लाख मिनिमम था, 26 लाख मैक्सिमम था। और क्लास में 32 बच्चे थे मेरे टाइम पे, तो उसमें कुछ ने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया था, तो मुझे लगता है शायद 22-24 बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया था। बाकी लोग या तो आईएएस करना है या उनको प्लेसमेंट करना ही नहीं है, या कुछ लोगों का होप खत्म हो जाता है कि उनको लगता है मैं उस लायक नहीं हूँ कि मेरा प्लेसमेंट होगा, तो वो ट्राई नहीं करते हैं। तो अराउंड है ना 5-10 बच्चे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं वो। क्योंकि प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि शुरू में जाओगे तो पहले इंटर्नशिप के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं। अभी जैसे एडमिशन मान लो तुम्हारा जुलाई में होगा एंड में, तो अगस्त में तुम्हें रिज्यूमे सबमिट करना होता है प्लेसमेंट ऑफिस को 1 महीने के अंदर ही। तो उसमें तुम्हें जो भी तुम्हारा प्रोफाइल है वो जाएगा। फिर समर इंटर्नशिप के लिए कंपनी जानी शुरू होती है, जैसे एक्सेंचर पहले ही आ जाता है, अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाता है उसका, सितंबर अक्टूबर में इंटरव्यू हो जाता है। इंटर्नशिप तुम्हारी जुलाई 2026 में होगी। तो इस मतलब तरह से वही है। पूछना था सर, मतलब इंटर्नशिप कहाँ, मतलब कानपुर में होता है या फिर बॉम्बे में ज्यादा होता है? ये बॉम्बे। बॉम्बे में, चूंकि मैं था तो बॉम्बे में होता है ना, बॉम्बे में बहुत अच्छी इंटर्नशिप से। मेरे टाइम पे एक्सेंचर ने समर 90,000 पर मंथ देती, मतलब दिया था उस समय, अब बढ़ भी गया होगा। तो मतलब तुम 2 महीने का इंटर्नशिप करोगे, अराउंड 2 लाख रुपए तुम्हारे एक साल में, फर्स्ट ईयर एमएससी में ही आ गया तुम्हारे, मतलब एमएससी की आधी फीस या लगभग पूरी फीस आ गई उसी में। तो वैसी भी है, तो बॉम्बे में प्लेसमेंट, मतलब बॉम्बे का प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगता है जैन। तो वहाँ क्या है कि कम प्लेसमेंट में भी लेकिन प्लेसमेंट हो जाता है, कम पैकेज भी है लेकिन हो जाता है ना। वहाँ 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख वाली कंपनी भी अलाउ करते हैं वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंग। और बाकी हाईएस्ट तो तुम जितना अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, जिसमें तुम जा सको वो तुम्हारा कैपेबिलिटी पे है ना। जनरली कंपनी ओपन रहती है, तो कोई किसी में पार्टिसिपेट, उनका प्रोसेस होता है, पता है ना प्रोसेस, पहले तुम इंस्टीट्यूट लेवल पे तुम्हारा कंपटीशन होता है, वहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं वो लोग जो प्लेसमेंट सेल के लोग हैं। तो प्लेसमेंट कर तैयारी करवाते हैं वो, तुम्हें टेस्ट दिलवाएंगे, डेमो टेस्ट। फिर उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा रिज्यूमे बनवाएंगे, फिर वो चेक करेंगे, फिर वो जाती हैं बाद में कंपनी के पास। वैसा है प्लेसमेंट में भी है ना। तो 1 साल पहले से प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग चाहते हैं मार्क्स खराब ना हो एमएससी को, प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो एंड में उनको नुकसान प्लेसमेंट में उठाना पड़ता है, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए अलग से वो सूट के कुछ रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है आपको। मतलब जो भी वो कह रहे हैं गाइडलाइंस, जो प्लेसमेंट सेल वाले कह रहे हैं वो आपको करते रहना है। टेस्ट देना, हर रात को जाके एक एक टेस्ट देना होता है उनके कंप्यूटर सेंटर में, प्रैक्टिस के लिए। ताकि क्योंकि प्लेसमेंट के 3 स्टेप्स हैं। पहले तुम रिज्यूमे सबमिट करोगे, शॉर्टलिस्ट तुम्हारा नाम हुआ, तो तुम्हारा टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वहाँ क्वालिफाई किए तब जाकर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कई राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड अलग है, एचआर राउंड अलग है ना। तो इस तरह के हैं, तो मतलब ऐसे डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है।
पहले इंस्टीट्यूट लेवल पे तुम्हें है ना, मतलब रिज्यूमे तुम्हारा ठीक हो, शॉर्टलिस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करोगे, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो ऐसा प्रोसेस है। सो इस तरह से। अच्छा, और जो रिज्यूमे बनता है मतलब वो कौन से बेसिस, मतलब 11 12 से वहां तक से आएगा या टेंथ फिर से, कॉलेज? 10th क्लास से रिज्यूमे वही लिखना होता है तुम्हारा। 10th में कहाँ से किए, क्या मार्क्स था, 12th में कहाँ से किए, क्या मार्क्स था, बीएससी कहाँ से किए, क्या मार्क्स था, जैम में क्या रैंक था, फिर और लाइफ में और क्या तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स क्या हैं, है ना। और जो लिखोगे उसका प्रूफ देना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं लिख सकते कुछ भी। सो तुम जो भी रिज्यूम में लिखोगे उसको तुम्हें वहाँ पे मतलब प्रूफ, मतलब रिज्यूम वेरीफाई किए जाते हैं। तो जो भी पॉइंट लिखा है उसके अगेंस्ट तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट अगर लिखे हो तुम, अवार्ड है तो अवार्ड का सर्टिफिकेट दिखाओ, या तुम्हारे मार्क्स इतने हैं तो फिर वो मार्क्सिट दिखाओ। तो इस तरह से हैं, तो वो वेरीफाई होते हैं सारे पॉइंट, कोई कुछ भी नहीं लिख सकता। जो पॉइंट गलत लिखोगे वो काट देंगे, है ना, वैसा हो जाएगा तुम्हारा। तो वैसा रहता है। सो वो तो रिव्यू में जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो रहेगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी मेन स्किल है, नॉलेज तुमसे वही स्टैट्स भी पूछते हैं इंटरव्यू में, तो तुम प्रोसेस में जाओगे पता चल जाएगा धीरे धीरे। मतलब ऐसा सर, है। मतलब क्या रिज्यूमे क्या ज्यादा मैटर करता है इन चीजों में? नहीं नहीं, रिज्यूमे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं, रिज्यूमे इतना मैटर करता है कि शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए, है ना। अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि तुम अपने बारे में तब बता पाओगे जब वहां तक पहुंचोगे, है ना। सो ये है, तो रिज्यूमे का ये रोल होता है कि तुम्हारा रिज्यूम देख के वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट करे, उनको लगे कि तुम उस कंपनी में जाने के लिए एलिजिबल हो या तो उस लायक हो। तो फिर वहाँ फिर तुम्हें आगे अगला नेक्स्ट स्टेप में जाना है, टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो, उसमें आगे तब जाना है ना। तो ये है। तो रिज्यूम में मतलब सिखाते हैं वो लोग क्या रिज्यूम, कौन सा रिज्यूम अच्छा होता है, कितना सही है। वो सीनियर खुद अपना रिज्यूम भेजते हैं, जिनका हुआ है तो उनको देख सकते हो कि उनका क्या लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक चेन बना हुआ है तुम्हें ना, जो सीनियर गाइड करते हैं जूनियर को, उनके ऊपर एक वहाँ पे चेन है। तुम्हारे क्लास में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होता है, वो प्लेसमेंट सेल से जुड़ा होता है। तो वो इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई होती है, तो वो तुम्हारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तुम्हें ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं बनाना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा बनाना है, वो बताते हैं कि रेफरेंस तुम्हें बहुत सारे रिज्यूमे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बनाने हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। तो सर जी जी जी। सर मैं आपको एक क्वेश्चन